और सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे, जहां पर खूबसूरती तो बेमिसाल है, लेकिन पता नहीं कि काल कैसे वहां तक डॉक्टर के पीछे पड़ गया। जी हां, लगातार हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती की तस्वीरें और वीडियो ट्वीट कर रही थी ये डॉक्टर, लेकिन कल अचानक इस पर विराम लग गया। हम बात कर रहे हैं जयपुर की डॉक्टर दीपा शर्मा की, जो किन्नौर में हुए भूस्खलन में जान गंवा बैठी। उनका आखिरी ट्वीट सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये वो दिल दहलाने वाली खौफनाक तस्वीरें हैं जब कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत किन्नौर जिले में पहाड़ों से हुई थी चट्टानों की बारिश। मूसलाधार बारिश से पहाड़ कमजोर हुए तो किन्नौर में सांगला चित्रकूट मार्ग अचानक पत्थरबाज बन गए। जिस वक्त भूस्खलन हुआ, यहाँ रास्ते से गाड़ियां गुजर रही थीं। इन्हीं गाड़ियों पर पत्थर का मलबा गिर रहा था। आपदा में 9 लोगों की मौत हुई और उनमें शामिल हैं जयपुर की डॉक्टर दीपा शर्मा। अपनी मौत से महज कुछ मिनट पहले ही उन्होंने ये तस्वीर साझा की थी। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा था, भारत के उस आखिरी पॉइंट पर खड़ी हूँ जिसके आगे जाने की नागरिकों को अनुमति नहीं है। इस जगह से करीब 80 किलोमीटर दूर तिब्बत का बॉर्डर है, जिस पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। पेशे से डायटीशियन 34 साल की दीपा हिमाचल की अपनी यात्रा की तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थीं। 24 जुलाई को पोस्ट किया कि उनका आखिरी वीडियो देखिए। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा था, आज की सुबह कुछ यूं गुजरी। ट्विटर पर दीपा की प्रोफाइल के मुताबिक वो आयुर्वेद की डॉक्टर थीं। क्लिनिकल न्यूट्रिशन की मास्टर डिग्री भी उनके पास थी, साथ ही लेखिका भी थीं। लेकिन वो खुद को सामान्य अनोखा इंसान मानती थीं। वो हिमाचल की खूबसूरती देखने निकली थीं, लेकिन जरा भी ये गुमान नहीं था कि ये उनका आखिरी सफर साबित होगा। आज तक ब्यूरो। किन्नौर में पत्थरबाज पहाड़ बरसे तो गुजरात में आसमान से आफत बरस रही है। गुजरात के कई शहरों में कल मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ से कई तस्वीरें ऐसी ही सामने आई। जब आसमान से आफत बरसती है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। सड़कों पर समंदर बहने लगता है। रफ्तार से बात करने वाली कार बहने लगती है। बेडरूम स्विमिंग पूल बन जाते हैं। सबवे दरिया में तब्दील हो जाता है। ये तस्वीर राजकोट मोरवी रोड स्थित राजगढ़ गांव की है। तस्वीर देखिए, किस तरह सफेद रंग की ये कार चंद मिनटों में नाव की तरह पानी में बह जाती है। गनीमत रही कि कार में सवार 2 लोग बचा लिए गए। अब गुजरात के स्मार्ट शहर राजकोट की तस्वीर देखिए। ये कोठारिया आनंद नगर की नई बनी सोसाइटी है। कल चंद घंटे की मूसलाधार बारिश में घर तालाब बन गए। ये 15-17 साल से वो परेशानी है। और ये पानी की समस्या, कितना पानी का जमा होता है? 15-17 साल से परेशानी है। इससे ही डर हर साल होता है। और फिर वो कितने टाइम से, और तंत्र में से कोई आपको जवाब नहीं मिल रहा? सभी को, तंत्र को, सभी को रजूआत किया है, लेकिन कोई इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए। राजकोट के पोपटपरा नाले की तस्वीर है। यहाँ इतना पानी भर गया कि एक दिव्यांग इसमें फंस गया। बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने उसे बाहर निकाला। गुजरात के कई इलाकों में लगातार बारिश से त्राहिमाम है। ये तस्वीर जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियों की है। रोपवे से 3300 फीट की ऊंचाई पर लोग कुदरती खूबसूरती का आनंद लेने आए थे, लेकिन मूसलाधार बारिश से जान मुश्किल में फंस गई। इनमें कई बच्चे भी थे। आप देख सकते हैं कि सीढ़ियों पर पानी का तेज बहाव है।
बड़ी मुश्किल से जान जोखिम में डालते ये लोग ऊपर से सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतर पाए। गुजरात के जामनगर जिले में भी भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। कालावड़ तहसील के छतर गांव के पास की यह तस्वीर हैरान करने वाली है। यहां पर सड़क पर पानी के तेज बहाव में जेसीबी और उसका ड्राइवर बह गया। गुजरात के नर्मदा का हाल भी देख लीजिए, इलाका पानी पानी है। भारी बारिश की वजह से छोटा उदयपुर जिले में बोडेली से नसवाड़ी रोड नेशनल हाईवे 56 मोडासर 4 रास्ता पर 2 फुट पानी भर गया। पानी सड़क पर आने से लोगों को सड़क पार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। राजकोट से तेजस्वी शिशांगिया और जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। और राजकोट की ही कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, कैसे यहां पर मॉनसूनी खतरा अब भी मंडरा रहा है। कुछ इलाकों में बारिश के पानी से संकट गहरा गया है। वहां से हैरान करने वाली ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कार पत्तों की तरह बहती नजर आई पानी में। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार में 2 लोग सवार थे। मोरबी रोड के पास बलेश्वर मंदिर के नाले में ये कार उफनती लहरों का शिकार हो गई। हालात ऐसे हैं कि पुल के ऊपर से बारिश का पानी बह रहा है। कल स्थिति ऐसी हो गई कि वहां गाड़ियों की आवाजाही कुछ देर तक रोकनी पड़ी। दूसरी ओर कुठारिया आनंद नगर इलाके में कई घरों में पानी घुस गया। सड़कों पर समंदर जैसे हालात दिखाई दिए। बात अब दिल्ली की करेंगे, जहां पर कोरोना पाबंदी से राहत की नई किश्त की शुरुआत आज से हो रही है। दिल्ली वालों के लिए आज का दिन अहम है। लंबी पाबंदियों के बाद आज से मेट्रो और बस सेवा 100% सीट की क्षमता के साथ शुरू हो गई है। 100% सीट क्षमता का मतलब यह है कि जितने लोगों की सीट है उतने लोगों को ही सफर की इजाजत मिलेगी। लोग खड़े होकर सफर नहीं कर पाएंगे। सीट से एक भी ज्यादा यात्री को बस या फिर मेट्रो में घुसने नहीं दिया जाएगा। आज से सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स भी खुल रहे हैं। 100% क्षमता के साथ बस और मेट्रो की शुरुआत। पिछले कई महीनों से ये दोनों सेवाएं 50% क्षमता के साथ ही चल रही थी, लेकिन अब 100% क्षमता और ये 8वीं किश्त है अनलॉक की, जिसमें सिनेमा और थिएटर्स और साथ ही मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोल दिए जाएंगे। ऑडिटोरियम्स और असेंबली हॉल्स को भी 50% क्षमता के साथ इजाजत दे दी गई है खोलने के लिए। वहीं बार भी 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स को 50% क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से 10 बजे तक खोलने की इजाजत है। सभी दुकानें सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। क्या कुछ अभी भी बंद रहने वाला है? इसमें स्कूल्स प्राथमिक तौर पर बंद रहेंगे, वहीं कॉलेजेस को भी नहीं खोला जा रहा है। लगातार इस पर चर्चा चल रही है कि कब तक स्कूल्स और कॉलेजेस को खोलने की इजाजत दी जाएगी। शिक्षण, कोचिंग संस्थान ये सभी अभी बंद रहेंगे। इसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक जमावड़ों पर रोक लगी हुई है। बैंक्वेट हॉल्स बंद रहेंगे, सिर्फ शादी समारोह वो भी सीमित संख्या में लोगों को इजाजत के साथ खुले रहेंगे।
और अब बात कारगिल विजय दिवस की। आज कारगिल विजय दिवस है। दिल्ली से लेकर द्रास तक गौरव के साथ इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल पर खास आयोजन किया गया है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि खराब मौसम की वजह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का द्रास जाने का कार्यक्रम रद्द हो चुका है। खबर यह है कि द्रास की जगह श्रीनगर में ये अब राष्ट्रपति शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। 2 साल पहले भी खराब मौसम की वजह से राष्ट्रपति द्रास नहीं जा सके थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। 22 साल पूरे हो गए हैं करगिल विजय दिवस के। शहीदों को नमन, शहीदों को श्रद्धांजलि देने आज सुबह ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। Fast. मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त सीधे द्रास से जुड़ गए हैं। गौरव, आपने तो ये पूरी यात्रा कवर की, किस तरीके से इस बार की तैयारियां हैं उसके बारे में डिटेल्स दें, और साथ ही जो राष्ट्रपति का कार्यक्रम रद्द हुआ है दरअसल मौसम की वजह से है, थोड़ी बहुत भी गुंजाइश कि राष्ट्रपति आज जा सकते हैं? इस समय नहीं, क्योंकि जोजिला का जो दर्रा है नेहा, वो लगभग 11,600 फीट की ऊंचाई पर है और जो राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर है उससे ऊपर उड़ता है। उस पूरे क्षेत्र में काफी ज्यादा बादल है और इसकी वजह से उनका दौरा रद्द हो गया है। कहा यह जा रहा है कि जो चिनार कोर हेडक्वार्टर्स है श्रीनगर में, वहां पर राष्ट्रपति जो वहां का युद्ध स्मारक है वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। लेकिन जिन तैयारियों की आप बात कर रही हैं,
527 वीर रणबांकुरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज से 22 वर्ष पूर्व जब पाकिस्तान की सेना ने घुसपैठ की थी कारगिल, द्रास, बतालिक, मशको घाटी में लगभग 150 किलोमीटर लंबे इलाके में और करीब 10 से 15 किलोमीटर वो भारत की सीमा में घुस आए थे। उनको खदेड़ने में 2.5 महीने लगे थे भारतीय सेना को। 26 जून से 26 जुलाई तक ऑपरेशन विजय चला था और 1600 से ज्यादा हमारे वीर घायल भी हुए थे, लेकिन पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया गया था। पाकिस्तान के लगभग 800 सिपाही मारे गए थे और 250 शव तो भारत ने दफनाए थे। उसी जीत को याद किया जा रहा है। मैंने आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी का इंटरव्यू भी किया और उन्होंने कहा कि कारगिल में जो भारत की जीत है वो भारत का दृढ़ संकल्प दिखाती है कि देश के सामने कोई भी चुनौती हो, जीत भारत के सिपाहियों की, भारत की सेना की, भारत की होगी। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान, आज ही के दिन करगिल पर विजय हासिल की थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा है, ये आपको दिखा देते हैं। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। साथियों, उस समय मुझे भी करगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य मिला। वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। मैं देख रहा हूं कि आज देश भर में लोग कारगिल विजय को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग करेज इन करगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती के सच्चे सपूतों को जन्म दिया। मेरा देश के नौजवानों से आग्रह है कि आज दिन भर कारगिल विजय से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियां, वीर माताओं के त्याग के बारे में। कल जब योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे तो सूबे की सियासी हलचल तेज हो गई। चर्चा इस बात पर शुरू हो गई कि योगी यूपी के चुनावी समर में अयोध्या से ताल ठोक सकते हैं। विपक्ष का कहना है कि योगी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते भी हैं तो इसका बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। राम की नगरी अयोध्या यूं तो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ये धरती सियासत की धुरी बनती जा रही है। यही वजह है कि सीएम योगी इस बार अयोध्या में रामलला के दर्शन को पहुंचे तो भक्ति के भाव में भविष्य की राजनीति की अटकलें जोर पकड़ने लगी। सियासी चर्चा यहां तक पहुंची कि सीएम योगी 2022 के चुनाव में अयोध्या से चुनावी ताल ठोक सकते हैं।
की ये जो विजिट है ये बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि एक दिन पहले ही सतीश चंद्र मिश्रा जो बसपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं वो यहाँ से आए थे और एक तरह से बसपा ने शंखनाद कर दिया था अपनी चुनावी रण का। तो उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ एक मैसेज देना चाहते हैं, भाजपा एक मैसेज देना चाहती है कि भाजपा के लिए अयोध्या कितनी प्रिय है। लगभग 20 से ज्यादा दफा सीएम योगी आदित्यनाथ जब से सीएम बने हैं वो अयोध्या राम नगरी में आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है। बीजेपी लगातार राम मंदिर को बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है और इसी वजह से सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट तेज है। इन अटकलों में सच्चाई क्या है ये तो अभी साफ नहीं, लेकिन सीएम योगी लगातार अयोध्या का दौरा कर शहर के कायाकल्प की कोशिश करने में लगे। आने वाले समय में अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर एक नया स्थान बनाने जा रहा है। उसके लिए हमें हर एक क्षेत्र में तैयार होना होगा, न केवल टूरिज्म के लिए बल्कि अच्छा एजुकेशन का हब बने, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी एक केंद्र बिंदु बने, अच्छी यहां पर पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और प्रदेश सरकार उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर योगी आदित्यनाथ वाकई अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो ये यूपी में बीजेपी का बड़ा दांव साबित हो सकता है, क्योंकि योगी के अयोध्या से चुनावी मैदान में उतरने का सीधा असर अवध और पूर्वांचल क्षेत्र पर पड़ेगा। साथ ही बीजेपी के लिए हिंदू वोटों को एकजुट करना भी आसान हो जाएगा। खुद अयोध्या से बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो पूरे प्रदेश का सियासी माहौल बदल जाएगा। ये हम सब लोगों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, पूज्य संत महतों के लिए, सबके लिए सौभाग्य बात होगी यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, ऐसा उनका यदि कोई निर्णय है। लेकिन ये पार्टी और संगठन तय करता है कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है, और निश्चित रूप से यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़ेंगे तो ये हम लोगों के लिए, सबके लिए प्रसन्नता के गौरव की बात है। अयोध्या तो वैसे भी मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है। हालांकि विरोधियों के बीजेपी के इस दाव और दावों में कोई दम नजर नहीं आता। विपक्ष का कहना है कि विधानसभा में इस बार बीजेपी की कोई भी रणनीति उसे जीत नहीं दिला सकती। अयोध्या के जो विधायक योगी जी को अपनी सीट से लड़वाना चाहते हैं, उन्हें बताना होगा कि पिछले 5 साल में उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या काम किया, कितने लोगों को रोजगार दिए, कितने गांव में पेयजल की व्यवस्था कराई, महिलाओं के प्रति उनके एरिया में अपराध की क्या परिस्थितियां रही। 2017 से उत्तर प्रदेश की जनता, वर्तमान सरकार की संवेदनहीनता, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों के प्रति अत्याचार, महिलाओं के प्रति अत्याचार और एक तानाशाही रवैया देख रही है। ये चुनाव जनता के मुद्दों पे होगा और पिछला चुनाव योगी आदित्यनाथ ने नहीं लड़ा था, इस बार वो लड़ रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद 18 सितंबर 2017 से वो विधान परिषद के सदस्य हैं। लेकिन इस बार अगर विधानसभा के रास्ते सीएम कुर्सी तक जाने की तैयारी है तो यूपी चुनाव और दिलचस्प हो जाएगा। अयोध्या से बनवीर और समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। 2022 चुनाव के लिए अयोध्या को लेकर राजनीतिक तापमान गर्म है और ऐसे में बीजेपी का दांव खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ाने का हो सकता है। योगी आदित्यनाथ खुद सन्यासी, उन्हें साधु संतों का समर्थन हमेशा से हासिल रहा है। लेकिन अब जबकि उत्तर प्रदेश का चुनाव कुछ महीने ही रह गया है तो अयोध्या के संत समाज से योगी की इन मुलाकातों के राजनीतिक मायने भी, क्योंकि अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि 2022 के यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे तो योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर बीजेपी की ओर से कोई संकेत नहीं दिया गया, लेकिन सुगबुगाहट ऐसी है कि खुद अयोध्या में मौजूदा बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता राजी खुशी योगी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। ये हम सब लोगों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, पूज्य संत महतों के लिए, सबके लिए सौभाग्य बात होगी यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, ऐसा उनका यदि कोई निर्णय है। लेकिन ये पार्टी और संगठन तय करता है कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है, और निश्चित रूप से यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़ेंगे तो ये हम लोगों के लिए, सबके लिए प्रसन्नता के गौरव की बात है। योगी अभी उत्तर प्रदेश के एमएलसी हैं और उससे पहले बतौर सांसद गोरखपुर को ही उन्होंने हमेशा अपनी कर्मभूमि बनाया।
2017 की चुनावी जीत के बाद जब योगी को कमान दी गई तो उन्होंने विधानसभा की किसी सीट को अपने नाम करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब जब 5 साल बाद यूपी में चुनाव होंगे तो राजनीतिक संदेश देने के लिए योगी के खुद विधानसभा चुनाव में उतरने के सियासी गुड़ाभाग हो रहे हैं। विपक्ष योगी के कदम पर निगाहें गड़ाए बैठा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकतंत्र है, कोई कहीं से लड़े, ये कोई मुद्दा ही नहीं, कोई इश्यू नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ, एक काम बताइए, 4.5 साल पूरे हो गए जिसका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों योगी जी ने किया हो। केवल जो समाजवादी पार्टी के समय काम हुए थे, अखिलेश यादव जी के समय काम हुए थे, उन्हीं कामों पे अपना पत्थर लगा रहे हैं। अयोध्या के जो विधायक योगी जी को अपनी सीट से लड़वाना चाहते हैं, उन्हें बताना होगा कि पिछले 5 साल में उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या काम किया। ये सिर्फ बात बहादुरी से काम नहीं चलेगा। आदरणीय योगी जी, ये हेडलाइन मैनेजमेंट का काम अब आप ही नहीं, आपके विधायक भी कर रहे हैं। चाटुकारिता बंद करें, ये विधायक आपकी अपने क्षेत्र में काम करें तो बेहतर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी अपने यूपी के कई बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। सूत्रों की माने तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कौसाम्बी की सिराथू और डॉक्टर दिनेश शर्मा को लखनऊ पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बुंदेलखंड में किसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। ये तीनों नेता भी मुख्यमंत्री की तरह विधान परिषद के सदस्य हैं। 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब मोदी के नाम के साथ साथ योगी सरकार के काम को भी गिनाना होगा। यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं का खुद चुनावी रणभूमि में उतरना इसके लिए जरूरी रणनीति हो सकती है। योगी खुद अगर अयोध्या से चुनाव लड़े तो ये एक साथ कई चुनावी निशाने साधेगा। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। बात अब अफगानिस्तान की करेंगे, जहां के आधे से ज्यादा हिस्से पर तालिबान दोबारा अपना कब्जा जमा चुका है। कई बड़े हाईवे और सैन्य ठिकानों पर तालिबान का कब्जा है। अफगानिस्तान के 3.25 करोड़ लोगों को पता ही नहीं कि उनका भविष्य क्या होगा। बम धमाके, शहरों पर मिसाइलों से हमले। 20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान हिंसा के दौर में पहुंच चुका है। दरअसल अफगानिस्तान पूरी तरह से जंग के मैदान में बदल चुका है। हम इस वक्त काबुल में जरूर है, यहाँ जनजीवन आम सा दिख रहा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस मुल्क का अधिकतर हिस्सा तालिबान के कब्जे में है। तालिबान इस देश को अपने कब्जे में लेने के लिए फटफटा रहा है। भले ही आज अफगानिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में शामिल हो, लेकिन यहाँ की मेहमान नवाजी हमेशा से ही खास रही। आज भी अफगानिस्तान के लोग खुले दिल से मेहमानों का स्वागत करते हैं। जब भी कोई मेहमान इनको आता है, उसकी खातिरदारी करना, उसकी मेहमान नवाजी करना, ये आपके कल्चर का एक हिस्सा है। तो बाकी जगहों पे दुनिया में हम ये नहीं देखते हैं, मेहमान आया और गया, वो उसमें ज्यादा ये चीज नहीं दिखती। ये चीज क्या है? ये परंपरा यहाँ की है, यहाँ के खून में है। यहाँ के खून में बोल सकते हैं कि होता है। ये बहुत इंटरेस्ट है अफगान लोगों का कि मेहमान नवाजी और मेहमान को बहुत कदर करते हैं। आज तक संवाददाता अशरफ वानी को अफगानिस्तान का स्वाद चखने का मौका मिला और वो काबुल में एक ट्रेडिशनल दावत में पहुंचे, जहां अफगानिस्तान के खाने की खुशबू महक रही थी। आप यहाँ अफगानिस्तान में किस तरह के पकवान बनते हैं जब लोग मेहमानों को बुलाते हैं, जब दावत देते हैं या जब शादी ब्याह होता है? किस किस तरह के खाने होते हैं और खानों की जो फहरिस्त होती है वो कैसी होती है? इधर खाना पकते 2 किस्म का चावल, एक उज़्बेकी चावल कहते हैं इसको, एक बोलता है साफकी, एक गोश्त में पकता है और दूसरा जो है बगैर गोश्त का पकता है। जनस भाई, आप क्या पका रहे हैं इस वक्त यहाँ इस दावत में? हम इसमें दावत में बामिया पकता है कि ये लोग फरमाइश करता है कि बामिया पकाओ, हम लोगों ने बामिया पकाए लिए। इसको किसके साथ परोसेंगे? नान के साथ या फिर चावल के साथ? ये नान के साथ कर रहा है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह निर्यात पर टिकी हुई है, खासकर फल और ड्राई फ्रूट्स, जिसके बिना न अफगानिस्तान के लोगों का खाना पूरा होता है, न मेहमान नवाजी की रस्म। अफगानिस्तान भले ही
दुनिया में जंग और लड़ाई के कारण मशहूर हो, लेकिन अफगानिस्तान में कहीं न कहीं जो यहाँ की परंपराएं हैं वो भी काफी अनोखी और दिलचस्प है। उनमें से एक परंपरा यहाँ की मेहमान नवाजी है। दरअसल अफगानिस्तान को मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। हम इस वक्त एक जगह पर बैठे हैं जहाँ पर कई सारे अफगानी दोस्त जो है आपस में एक पार्टी के लिए बैठे हैं, जिसको हम दावत कहते हैं यहाँ पर आम लोग से। ये दावत क्या होती है और किस तरह से इसका आयोजन अफगानिस्तान के लोग करते हैं? ये जो दावत होती है अफगानिस्तान की बहुत मशहूर है दुनिया भर में। इसमें खास क्या है? इसमें खास पहले सबसे पहले तो गैदरिंग है, एंड द गैदरिंग दे लाइक विद द फूड, फ्रूट, डिशेस अलग अलग जो होती है। हाँ, डिश बहुत अलग अलग से होते हैं। मेहमान को कुछ भी हो गए तो रिस्पॉन्सिबल तो वो ये होस्ट होगा। हाँ, थैंक यू। तो जाहिर है कि जहाँ अफगानिस्तान में जहाँ पर दावतों की बात है और दस्तरखान की बात है, जिस पर अलग अलग पकवान जो हैं मेहमानों को परोसे जाते हैं, लेकिन उसका एक खास हिस्सा यहाँ के फल है। दरअसल जहाँ पर हम खड़े हैं आप यहाँ देख सकते हैं एक बगीचा है और हर किस्म का फ्रूट जो या मेवा है वो यहाँ पर दस्तयाब है। सेब हो, नाशपाती हो, चेरी हो, एप्रिकॉट हो और जो भी कुछ फल हैं कुदरती तौर पर अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में उगाए जाते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी। और यही कारण है कि यहाँ के दस्तरखान का एक हिस्सा ये फल भी है। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, काबुल, आज तक।